बताना चाहता हूँ कि जातियों से ऊपर उठ के हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है, किसने हमें आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया है और किसने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। इसलिए जिन महापुरुषों का नाम मैंने लिया है, आजकल नौजवान पढ़ता नहीं है। मैं अपने नेताओं से कहूंगा कि वो पढ़ा करें, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मेरा अटल विश्वास है कि अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीख जाएंगे। जिस लड़ाई को आप लड़ना चाहते हो, अगर आपको यही नहीं पता कि वो लड़ाई कैसे लड़नी है तो लड़ कैसे पाओ। सम्मानित साथियों, मैं उन तमाम भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, चाहे वो मिशन 78 के हो, अधिवक्ता संघ के हो, भाईचारा कमेटी के हो, भीम आर्मी के भाई हो, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी हो, आजाद समाज पार्टी के कर्मठ सिपाहियों जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, इनका पैसा कहां से आ रहा। तो मैं ये मानता हूं कि जिसको गुलामी की बेड़ियां काटनी है, जिसको अपने ऊपर होने वाले जुट जाति अत्याचार को खत्म करना है, वो समाज इतिहास गवाह है कि भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित भूखे नहीं रह सकता। ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, ये अपने एक टाइम की रोटी को काटकर इस कार्यक्रम में सहयोग करके इस कार्यक्रम को कराते हैं। भाइयों, मेरे आने जाने के मेरे खाने तक की व्यवस्था करते हैं, इसलिए मैं इनका ऋणी हूं। और जब तक मेरे जीवन में आखिरी सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा मेरे अंदर रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक मिशनरी कार्यकर्ता बनकर इस आंदोलन को सींचने का काम करूंगा, अपना कौन सम्मानित साथियों, अद्भुत जन सम्मेलन ही क्यों, मैं वादा पहले भी आया था जब डॉक्टर अनूप पटेल जी ने कार्यक्रम कराया था, आप सब लोगों ने सहयोग करके भयंकर बारिश में एक तूफान यहाँ लाने का काम किया। लेकिन प्यारे भाइयों, अद्भुत जन सम्मेलन ही क्यों, आज मेरे पास इसका कारण है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण। जब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, मेरे नौजवान भाइयों, लंबे समय से नौजवानों को नजरअंदाज किया गया। मुझे भी कहा जाता था चंद्रशेखर तो अभी नौजवान है, आज सारी बातों के जवाब दूंगा कि ये तो अकेले क्या कर लेंगे, ये तो भी भीड़ तो है, नौजवान तो वोट तो नहीं है। कौन ध्यान दे रहा भाई? लेकिन सम्मानित प्यारे बंधुओं, आप नौजवान भाइयों के संगत ने और अनुभवी साथियों की मेहनत ने, उनके अनुभव ने आज भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का लड़ाई में सरदार करतार सिंह सराबा 19 साल के थे जब बलिदान किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी 23 साल के थे और जब जनरल ओडवार को वहीं लंदन में जाकर जलियांवाले बाग के अन्याय का बदला लेने का काम शहीद श्रोमणी सरदार उधम सिंह जी ने किया था, वो भी नौजवान थे और हक वंचित समाज के, आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को धरातल में लड़ने का काम किया भगवान बिरसा मुंडा भी नौजवान थे। नौजवान अगर तय कर ले तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है, मेरी बात को आप याद रखना। नौजवान अगर तय कर ले तो आंधियों का रुख मोड़ सकता है और तूफानों को अपने कब्जे में कर सकता है। नौजवान को युवा कहते हैं और युवा का विलोमवर्ती होता है वायु। ना युवा को कोई रोक सकता है, ना वायु को कोई रोक सकता है।
लेकिन नौजवान भाइयों, आज हमारे कंधों में जिम्मेदारी है कि ना बाबा साहब वापस आएंगे, ना दीना भाना साहब वापस आएंगे, ना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले वापस आएंगे, ना मानवर काशीराम साहब वापस आएंगे, ना महामना राम सुंदर वापस आएंगे, ना मैं वापस आऊंगा, ना आप वापस आएंगे। इस जीवन में जो करना है वही याद रखा जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास आपको याद रखे, वरना पैदा तो जानवर भी होते हैं और पैदा होकर मर भी जाते हैं। कोई याद नहीं करता। मैं जवान के तौर पे कहना चाहता हूं, आप आज अपने दिल पे हाथ रखना और अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम यही बैठे याद करना कि आपके दादा के दादा के दादा कौन थे। मैं वचन देके कहता हूं कि 99% लोग बता नहीं पाएंगे जावेद साहब कि उनके दादा के दादा का क्या नाम था। मेरी बात को आप आज लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिखवा पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो भी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, और इस समाज ने कभी अपने इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये हाशिए में क्यों है, किसकी वजह से है, इसके अधिकार किसने छीने हैं, इनकी हालात का इनकी हालात का जिम्मेदार कौन है, इनका भाई कौन है और इनको हाशिए पे लाने वाला कौन है। इस समाज ने कभी जानने का प्रयास नहीं। उदाहरण के तौर पे आप अपने छठी पीढ़ी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप आपके जिले आपके प्रदेश में पैदा नहीं हुए, 100 साल से ज्यादा समय पहले पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जानते भी और मानते भी, उनकी तस्वीर को दिल से भी लगाते हो और अपने घर में भी लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते भी हो, मानते भी हो, और उनके अगर कोई स्टैचू भी तोड़ दे तो अपने खून का एक खतरा बहाने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इतिहास उनको याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं उनको इतिहास याद नहीं रहता। हमारे लिए ताकत बनी है जिससे पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग घबराए हैं, तो ये उस भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से बनी है जिन लोगों ने अपने लिए ना जी के इस हक वंचित समाज को अपना सब कुछ मान के लड़ाई लड़ने का काम किया, मुकदमे झेले, जेलें काटी, लाठियां खाई। कई ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो गोली खाके में जिंदा। इस वजह से ये ताकत हमारे साथियों। प्रभु जन सम्मेलन क्यों? जब आप गांव में लौटोगे आपसे पूछेंगे लोग भाई ने क्या कहा, माँ पूछेगी, बहन पूछेगी जो नहीं आई, पिता पूछेंगे, दादा पूछेंगे आपका भाई क्या कह के गया, आपके गांव के लोग पूछेंगे, आपके दोस्त साथी क्या बताओ। अगर याद नहीं रखोगे तो क्या बताओगे, और याद रखोगे तभी तो बताओगे ना। तो प्रभु जन सम्मेलन क्यों? आप इतिहास उठा के देखिए, प्रभु जन सम्मेलन पहले भी होते थे, सारी पार्टियां कराती थी, लेकिन एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाते थे और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध है और ये अबुद्ध है, ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तो मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं उस समाज के अधिकारों पे कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकार को छीना नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे भाइयों, जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, राष्ट्रपति और चपरासी की संतान सब समाज जब इस बात ये बात आती है, जब सब जगह पे घूमना फिरना आना जाना क्षमता के अवसर है, तो फिर आजाद भारत में एक बार प्रबुद्ध और बाकी लोग बुद्धू कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताओ। ये तो मानववादी व्यवस्था है, ये तो वो व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था थी, जब व्यवस्था ये कहती थी
इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है कि ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहस आज भी तर्कसंगत है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस व्यवस्था को बना के अपने आप को ऊंचा बना के और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी करती, उनको आगे आके पहल करनी चाहिए थी, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की। सदियों आप इस देश में जुल्म सहते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, अन्याय सहते रहे। ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, चर्चा करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चर्चा करूंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी। विधवा विवाह नहीं होता था, जो विधवा हो जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था। बाल विवाह होते थे। पहला जो बच्चा होता था उसको जल समाधि दी जाती थी। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। और शूद्रों को तो, वंचित वर्ग को तो संपत्ति बनाने का, मकान बनाने का, दिन के उजाले में निकलने का, और का मुझसे मत कह दो। लेकिन सत्य है मेरे भाइयों बहनों कि बहुत जगह पे तो तन ढकने का अधिकार का भी टैक्स देना पड़ता था, ये भी आपको सारी जानकारी है। और यही नहीं मेरे भाइयों, संस्कृति का बखान करने वाले जालिम लोग ये नहीं बताते कि गरीब की बेटियों को शादी के बाद सामंतियों के घरों में रात गुजारनी पड़ती थी, ये नहीं बताया जाता है। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज अगर एक भी कुप्रथा को लागू कराने का काम करता है तो हमारे दिल में आग लग जाती है और हम मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाओं में जकड़े देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आजादी दिलाने का काम किया और श्रेय बाबा साहब को जाता है, लेकिन संघर्ष गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने कर दिया था, ईवी परिया रामानायकर स्वामी ने कर दिया था। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं, जो नाम है, ये मात्र नाम नहीं है, ये आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका इतिहास है। और जो इतिहास से नहीं जुड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी बात को याद, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसको गले लगाओ, जो अपने से नीचे उसको बराबर में बिठाओ। अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को दोगे तब प्यार पैदा होगा। अगर किसी का हक छीनने का सम्मानित साथियों, प्रभुजन सम्मेलन का नाम रखा इन कमजोर वर्गों में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चिंतक हैं, पत्रकार हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और प्रोफेसर हैं। तमाम जितने पद हैं, उन पदों को शोभित करने वाले लोग हमारे बीच वकील हैं, नेता। तो अपने उन प्रभुजन सम्मेलन को इकट्ठा करके उनके सामने सवाल रखते हैं कि आपका आने वाला भविष्य कैसे होगा। जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, मैं आपको चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर बिल्ली को देखकर कबूतर रेत में सड़ दे ले, आंखें बंद कर ले, तो खतरा कम नहीं हो जाता। मेरे भाइयों याद रखना मेरी बात को, खतरा तो मंडराता रहेगा। इसलिए चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं, जाग जाओ, खड़े हो जाओ, लड़ो। नहीं लड़ोगे तो अभी सचेत करूंगा कि क्या क्या जा चला गया और क्या क्या जाने वाला है। प्यारे भाइयों, इसलिए प्रभुजन सम्मेलन नाम रखा और पुराने रिटायर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीएस, पीसीएस, वकील जो तमाम लोगों को घर घर तक संदेश पहुंचाया। ग्राम प्रधान को, पूर्व ग्राम प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, आओ जुड़ो, हम में कोई कमी है बताओ, लेकिन मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आंदोलन आगे बढ़ेगा तो शक्ति बनेगी, और शक्ति बनेगी तो अधिकार मिलेंगे, और अधिकार मिलेंगे तो जीवन में बदलाव होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और प्रभुजन सम्मेलन के जरिए
6 मांगे प्रमुख रूप से रखी। और जब सम्मेलन पहला शुरू हुआ सहारनपुर में, और आज हम लोग 14वें सम्मेलन में हैं। जब प्रथम सम्मेलन सहारनपुर में शुरू हुआ तो लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर क्या ही बात लेके आगे प्रबुद्ध हो गए, बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और प्रबुद्ध हो गए। लेकिन आज ये बात घर घर तक पहुंच गई है कि जो बात आजाद समाज पार्टी काशीराम ले गई स्वाभिमान सम्मान की, उस बात को कहने का दम किसी और दल में नहीं था। इसलिए आजाद समाज पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी ने प्यारे भाइयों, पहले मैं 5-6 मांगे आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं अपने दर्द को आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि जब मेरा दर्द आपके पास जाएगा और वो दर्द आपके सीने में उठ जाएगा, तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि एक ऐसी क्रांति खड़ी होगी गांव से, एक ऐसी क्रांति चलेगी कि विरोधियों के दांत खट्टे हो जाएंगे और आपके आंसू सूख जाएंगे। मेरी बात को अभी याद रखें। जब सम्मेलन के जरिए हमने मांग उठाई कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब पहला सम्मेलन हुआ, आप चेक करा लो, मेरा पार्लियामेंट का लोकसभा का पहला भाषण है, उसका पहला अंश ये था, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, मानव काशीराम साहब ने कहा था तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मांग मैंने पार्लियामेंट के पहले भाषण में उठाई। और जब प्रबुद्धन सम्मेलन कराने शुरू हुए तो आप महसूस करके देखो कि बहुत जल्द सरकार ने इस मांग को बिना किसी जानकारी के अचानक से अपनी कैबिनेट में पास कर दिया कि जातिवार गणना होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी मांग सिर्फ जातिवार गणना की नहीं थी। मेरी मांग तो ये थी कि उसकी आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए, जिससे ये पता लगे कि बाल समाज में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने वकील हैं, प्रजापति में, कश्यप में, सैनी में, मौर्य में, साके में, पुष्पा में, विश्वकर्मा में, सैन में, दुनिया में, निषाद में, कश्यप में, तमाम जातियां हैं। चमारों में, बाल्मीकियों में, पासियों में, धोबियों में, कोरियों में, खटिकों में, तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनमें ये पता लगना चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी कितनों में है, प्राइवेट नौकरी कितनों में है, ट्रैक्टर कितने के पास है, बस कितनों के पास है, 4 पहिया गाड़ी कितनों के पास है, 2 पहिया गाड़ी कितनों के पास है, कितनों के पास साइकिल है, कितनों के पास जमीन है, कितनों के पास मकान है, कितनों के पास उद्योग धंधे हैं, कितने के पास जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग मीडिया में हैं, कितने लोग जुबित्री में हैं, पता लगना चाहिए। ये मांग हमने उठाए रखी, हमारी मांग जारी है कि गणना हो तो उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हो कि पता लगे कि विषमता, आर्थिक विषमता कहां खड़ी है। और ये भी पता लगेगा अगर कोई योजना बने तो किन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये बात जारी होनी चाहिए, जानकारी होगी, डेटा होगा तभी तो लाभ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद हमने दूसरी मांग प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए उठाई कि लगातार निजीकरण हो रहा है। आरक्षण को लेटरल एंट्री सुविधा आउटसोर्सिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है। तो आरक्षण के साथ जो लूट मचाई हो रही है, लूट मचाई बंद होनी चाहिए और संविधान पे जो संभावित खतरे महसूस हो रहे हैं वो खतरे खत्म होने चाहिए। हमने तीसरी मांग उठाई, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे और न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म के लोगों पे जो हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, कि बुलडोजर चल रहा है, कि इनकाउंटर हो रहे हैं, कि फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, यह न्यायात्याचार की समीक्षा होनी चाहिए और यह न्यायात्याचार बंद होने चाहिए। आज हम पे पुलिस है, इंटेलिजेंस है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है और तमाम फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर इस तरह से एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि लाखों महिलाओं में हिंसा हो रही है, उनको डायल कह के मारा जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये अन्याय बंद होना चाहिए। एक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं एक बिल लेके आया था प्राइवेट सेक्टर में, पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल
कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि भाई साहब ये कैसी मांग है, तो मैंने उनको बताया कि निजी क्षेत्र बनता कैसे। निजी क्षेत्र ऐसे बनता, भाइयों मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ, सिर्फ समस्या नहीं है, समाधान है हमारे पास। लोगों के पास समस्या है, हमारे पास समाधान है। तो मैंने कहा कि आप डिबेट करो निजी क्षेत्र बनता कैसे। पहले हजारों बीघे जमीन को कोडियों के भाव पे पूंजीपति को दिया जाता है, दिया जाता है 100 रुपए लीज पे, 200 रुपए लीज पे, 500 रुपए लीज पे, कोडियों के भाव महत्वपूर्ण जमीन को दिया जाता है। फिर उनको करोड़ों अरबों रुपए का लोन दिया जाता है सरकारी पैसे से, सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में पैसा किसका? जनता। जमीन की